हे व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप अच्छे होंगे। बच्चों के ज़रूरत को देखते हुए आज हमने क्लास 12 के काव्य खंड या पोइट्री सेक्शन के कविता को चुना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डन की लिखी हुई एक कविता है। पहले हम लोग इस कविता की इंट्रोडक्शन को जानेंगे, फिर जॉन डन के थीम को जानेंगे कि आखिर उसने ये कविता क्यों लिखी है, और फिर हम समझेंगे इस कविता का सार क्या है, अर्थ क्या है, मीन क्या है। ठीक है, सबके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। बात करें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की, तो यह एक ऑल्ड इंग्लिश का वर्ड है, गो, GOE, गो। ठीक है, ये GOE गो है, न कि गो है, गो है ये। ठीक है, गो इस तरह से उन्होंने लिखा, इस तरह से यूनिक टाइप के पोइट हैं। दरअसल ये वाई को आई के फॉर्म में और हर वर्ड के बाद इनको ई लगाने की थोड़ी आदत है। ओल्ड इंग्लिश क्या है ये पॉइंट। अब देखिए, स्वीटेस्ट लव, नॉर्मली अगर हम बात करें तो हर एक पोइट अपनी प्रेमिका के लिए ये वर्ड यूज करता है। शायद खुशकिस्मत कवि है ये जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए स्वीटेस्ट वर्ड का यूज किया है, कि जोक्स तो देखते ही रहते हैं पत्नी पर कैसे आते हैं, पत्नी के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए जाते। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव, बहुत प्रेम करते हैं कवि। ठीक है, अब कह रहे हैं, हे मेरी प्रियतमा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। अब आप ग्रामर को देखें तो इसका कुछ और अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन अगर आप फीलिंग को देखें कवि की, तो इसका अर्थ यही, हे मेरी प्रियतमा, हे मेरी प्रेमिका, हे मेरी पत्नी, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, इसके पोइट हैं जॉन डन, जॉन डन, फिर यहाँ पे ई। ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, जॉन डन। उनका जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी में लंदन में हुआ था। लंदन किस महादेश में है, लगभग जान ही रहे होंगे। 22 जनवरी 1572 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 को। वैसे आपको 31 ठीक है, याद रखने में सुविधा होगी। 22 जनवरी 1572 को और डेथ 31 मार्च 1631 को। आप पोइट्री सेक्शन में आने से पहले एक वर्ड जानते होंगे, मेटाफिजिकल। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे। मेटाफिजिकल क्या होता है, आध्यात्मिक टाइप के। ये जो कविताएं लिखते थे, उस कविताओं में नेचर को, साइंस को, सबको सम्मिलित किया जाता था। उसे लैरिकल फॉर्म में गाया जाता था, कविता के रूप में, लय के रूप में। ठीक है, सैटेरिकल था वो, व्यंगात्मक था, व्यंग जुड़ा रहता था। हम एक बार वर्ड देखते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने ऑलरेडी उसका हिंदी लिख दिया ताकि समझाने के दौरान आपको सामने रहेगा तो थोड़ा सुविधा होगा। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट, बहुत बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव है ये, कि मेटाफिजिकल पोइट इनमें कौन है। ऑप्शन रहेंगे आपको 2-3, कि आपको उनमें चुनना होगा। तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे। मेटाफिजिकल वर्ड क्या है ये मेटाफिजिकल, आप डिफाइन के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स। वर्ड्स यानी छंद, जैसे हिंदी में हम लोग 4-4 लाइन की कविताओं को छंद कहते हैं ना, वैसे अंग्रेजी वाले को वर्ड्स कहा जाता है। तो ये क्या है, प्रारूप है। ये क्या है, मेटाफिजिकल, ये एक प्रारूप है। कैसा, न्यू काइंड ऑफ लैरिकल, काव्यात्मक। काव्यात्मक और व्यंगात्मक जो छंद है, उसका एक प्रारूप है, एक नया तरीका है कविता लिखने का, एक नया तरीका। मेटाफिजिकल कविता लिखने का एक नया तरीका है, जिसमें कविताओं को काव्यात्मक रूप में लिखा जाता है, गाया जाता है, या व्यंग के रूप में। देखते हैं, ही वाज, ये तो पॉइंट हो गया हमारे। अब देखिए, ही वाज बॉर्न इन लंदन, उनका जन्म लंदन में हुआ था। into a prosperous रोमन कैथोलिक फैमिली, प्रोस्पेरस, समृद्ध, पैसे वाले परिवार में। उनका जन्म लंदन के एक समृद्ध परिवार में हुआ था, ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारी। उनके जो पेरेंट्स थे वो व्यापारी वर्ग से गुजरते थे, वो समृद्ध थे। रोमन कैथोलिक इनका फैमिली, रोमन कैथोलिक इनका प्रॉब्लम है। ठीक है, रोमन कैथोलिक इसका फैमिली था। At a time when England was essentially anti-Catholic, essentially मतलब कट्टरवादी। जैसे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे देश में भी हिंदू मुस्लिम को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहे हैं, उसी प्रकार से उस वक्त लंदन में कैथोलिक और एंटी कैथोलिक का विवाद चलता था। तो जब इनका जन्म लंदन में हुआ था, उस वक्त लंदन में एंटी कैथोलिक का पूरा विरोध होता था। ठीक है,
एस्टेंचुअली एंटी कैथोलिक। लंदन में पूरा का पूरा एंटी कैथोलिक माहौल फैला हुआ था, सब एकदम रोमन कैथोलिक के विरोध थे, कैथोलिक के विरोध थे सब के सब। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। जॉन डन का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ है, उनके पिता या दादा व्यापारी वर्ग से हैं, व्यापारी हैं, ठीक है। और उनका जन्म उस वक्त हुआ जब पूरा का पूरा लंदन, जब पूरा का पूरा लंदन एंटी कैथोलिक था, पूरा कट्टरवादी था। इस कारण से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण, ठीक है, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक थे, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो माहौल एंटी कैथोलिक का था। ही स्टडीड लॉ, उसने लॉ पढ़ा, एंड रीड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, धर्म को जाना, वेद पुराणों को जाना, ठीक, अपने धर्म के बारे में जाना, दूसरे धर्म के बारे में जाना, सबके बारे में जाना, क्योंकि वो बचपन से ही झेलते आ रहे हैं कैथोलिक एंटी कैथोलिक प्रॉब्लम को, वो झेलते आ रहे हैं, उससे फील करते आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा क्या कि एक बार थियोलॉजी को पढ़कर चेक कर लेना चाहिए, क्या वास्तव में ये अलग अलग धर्म अलग अलग बातें बताता है या सभी धर्म एक ही बातें बताता है। He also participated in 2 naval expedition and become secretary of a powerful naval। देखिए आपकी बुक में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे नवल वर्ड को नॉवेल लिख दिया है, जो गलत है, या नवल होगा, ठीक है, हमने लिखा है, सही लिखा है। उन्होंने एक आर्मी या नवल ऑफिसर के तौर पे 2 बार अभियान में भाग लिया, ठीक है, एक्सपीडिशन, उन्होंने 2 बार नवल अभियान में भाग लिया, 2 बार, और उनकी काम करने के तरीकों को देखकर, उनकी बहादुरी को देखकर उन्हें सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, एक बहुत ही पावरफुल नवल का, बहुत ही अच्छा ताकतवर नाव का, ठीक है, या कह लीजिए आप सैनिक पोत का, उन्हें एक सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया गया। तो देखिए, अ जॉब ही लॉस्ट, उससे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई, उससे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई। कब छोड़नी पड़ गई? When he was briefly sent to prison, briefly, थोड़े समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जब उसे जेल जाना पड़ा। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या कि आपको कम समय के लिए जाना पड़े या ज़्यादा समय के लिए जाना पड़े। अगर आप प्रिजन जाते हैं तो आप प्रिजनर कैदी हैं, चाहे वो कम समय के लिए हो चाहे अधिक समय के लिए हो। और आर्मी में ऐसा नियम है, किसी भी कैदी को आर्मी के या कोई भी रिस्पेक्टेड पोस्ट नहीं मिलता, तो इन्हें भी कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा, इसलिए इनकी नौकरी छूट गई। और अब बात आती है कि भाई कभी आदमी क्यों जेल गए। दरअसल जब ये जेल गए तब कभी नहीं थे, तो से रोमांटिक मिजाज के व्यक्ति थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सेक्रेटली मैरिज कर लिया था। किससे? हिज पैट्रन्स, नाइस पैट्रन्स, आश्रयदाता। जब आप अपने शहर को छोड़कर कहीं और रहने जाते हैं तो आप जिस मकान को किराए पर लेते हैं, जहाँ आप रहते हैं, आप उसके लिए पैट्रॉन्स वर्ड यूज करेंगे। तो इन्होंने भी अपने पैट्रॉन्स की ही भतीजे से शादी कर लिया, चुपचाप, बिना किसी को बताए, ठीक। तो क्या हुआ था, जब ये अपने ही पैट्रॉन्स की भतीजे से शादी कर लिया और उनका हाथ पकड़ कर कहीं जा रहे थे, उसी वक्त इनके पैट्रॉन्स ने देख लिया, और किसी को भी तो बुरा लगेगा, तो उसने क्या किया, इस पर केस कर दिया, इस कारण से इसे जेल जाना पड़ा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, दरअसल ये तो थे नवल ऑफिसर ना, ठीक है, तो इन्होंने भी पहले से ही प्लानिंग कर लेती, इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था। तो जैसे ही इनको जेल ले जाया गया तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना बेल पेपर लगाया, बताया कि हमने लीगली मैरिज की है, कोर्ट में प्रूफ किया, फिर इसे रिलीव किया गया। लेकिन जेल जाने की वजह से इसकी नौकरी चली गई, ध्यान रखिएगा ये बात। कोर्ट मैरिज, देखिए इन 1615 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 42, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन एक वर्ड है जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे अभिषेक, राज तिलक, जैसे राज तिलक होता है ना, वैसे इनका तिलक हुआ। इनका तिलक हुआ किस तौर पे तिलक हुआ? इन द एंग्लियन चर्च। एंग्लियन चर्च में 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की उम्र में इनका तिलक हुआ। चर्च में तिलक होगा, अब युद्ध में तिलक हो, युद्ध के लिए तिलक हो तो आप वीर हैं। अब चर्च में आपका तिलक होता है तो आपको पादरी पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है, आप पोप बनने वाले हैं, ठीक है। आपको अब धर्म उपदेशक कह लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, प्रीचर्स, ठीक है, आपको प्रीचर्स के लिए नियुक्त किया गया है। अब आप फादर सबके साथ रहेंगे या फादर बतौर बन जाएंगे, बतौर फादर के आप वहाँ पे काम करेंगे,
और आपको वहाँ पे उपदेश देना है, लोगों को कष्ट से निवारित करना है, उनका निवारण करना है, उनकी मदद करनी है, ये आपके काम हो जाएंगे। तो 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की उम्र में डॉन का अभिषेक हुआ एंग्लियन चर्च में, ठीक है। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, बहुत जल्द वो बहुत ही फेमस, बहुत ही महान उपदेशक बन गए ऑफिस टाइम अपने समय के, ऑफिस टाइम अपने समय के। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, बहुत शीघ्र वो बन गए बहुत ही फेमस, बहुत ही ग्रेट प्रीचर्स ऑफिस टाइम अपने समय के। His love poems use the latest discoveries of science. His love poems, फिर उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। His love poems मतलब उनके जो प्रेम प्रसंग वाली कविताएं थी, उनमें ना साइंस की नई नई डिस्कवरीज की खोज होती थी। इसने एक बहुत पुराने मैंने एक कविता पढ़ी थी कि तुम्हारी आंखों में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे गुरुत्वाकर्षण, वैसे हम आकर्षित करने के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब ग्रेविटेशन जोड़ना जरूरी था क्या? अगर जोड़ रहे हैं तो हम कैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं? डिस्कवरीज ऑफ साइंस, ठीक है। तो इन्होंने भी अपनी कविताओं में लेटेस्ट, अब यही यूज नहीं किया था, और भी अलग किया था, आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने अपनी कविताओं में डिस्कवरीज ऑफ साइंस का यूज किया है, ज्योग्राफी का यूज किया है, टू हैमर, मन में बिठा दिया है, हैमर होम एंड पॉइंट, हैमर होम पॉइंट, एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित कर लिया है। अपनी कविताओं में इन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों का उपयोग किया है, ठीक है। एंड कमांड्स में जोड़ा है पैसन एंड वर्बल इंटेलेक्चुअल टेसिंग, तो ऐसा छेड़छाड़ बौद्धिक रूप से परेशान करने वाली बात है। इनकी जो लव पोइम है, ये लव पोइम के थ्रू क्या करते हैं, सामने वाले को, अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को, ठीक है, साइंस से जोड़ते हैं, साइंस से जोड़ते हैं, जियोग्राफी से जोड़ते हैं। तुम्हारी खूबसूरती चांद जैसी, मक्खन लगा रहा हूँ ना, जियोग्राफी को, साइंस को जोड़ते हैं, ठीक है। और अपनी कविताओं में सर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, चिढ़ाते हैं, इंटेलेक्चुअल टीचिंग का काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रूप से, ठीक है, पैसन करते हैं, पैसन आता है उनकी कविताओं से। तो बहुत ही महान कवि इसलिए भी बन गए वो, और देखिए सॉरी यहाँ पे कुछ ज़्यादा लंबा हो गया ना। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, अपने गाने के लिए, आजकल के गाने नहीं, लैरिकल होता था, सटायरिकल होता था, सटायर आप आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, व्यंग। देखिए ही इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, अपनी कविताओं के लिए, अपने गानों के लिए, ठीक है। सोनेट्स, रिमेंबर वन पॉइंट, सोनेट क्या होता है, ये वर्ड सोनेट आप जानते होंगे, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी है। सोनेट चतुर्दश कहते हैं इसको हिंदी में, 14 लाइन की पोइम होती है, पोइम ऑफ 14 लाइन्स, ठीक है, पोइम ऑफ 14 लाइन्स। अगर आपको किसी भी पोइम में 14 लाइन है तो आप उसको क्या बोलेंगे, सोनेट। और इस 14 लाइन में पोइट क्या करते हैं, पहले 8 लाइन में क्वेश्चन करते हैं, फिर 6 लाइन में जवाब देते हैं। तो 8 लाइन में जो क्वेश्चन करते हैं तो उन 8 लाइन को कहा जाता है ऑक्टेव, और 4 लाइन में जो आंसर देते हैं, सॉरी 6 लाइन में, उसको कहते हैं सेस्टेट। क्या कहते हैं, सेस्टेट। तो सोनेट इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ठीक है। 8 + 6 14। वैसे अगर बात करें ना तो कुछ कवि क्या करते हैं, 4 क्वाड्रेंट का यूज करते हैं, 4 लाइन कविता को क्वाड्रेंट कहते हैं, 2 लाइन कविता को कपलेट कहते हैं। तो 3 जो है क्वाड्रेंट का यूज कर लिया, 4 तिया बार, और 1 कपलेट यूज कर लिया, तो 12 2 14, उसको भी आप सोनेट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम सोनेट की बात कर रहे हैं वो कितना, 8 लाइन की ऑक्टेव और 6 लाइन के सेस्टेट। और वही हमने बताया ना आपको, 4 लाइन करेंगे तो क्वाड्रेंट और 2 लाइन करेंगे तो कपलेट, COUPLET, कपलेट, ठीक है, कपलेट। तो ये फेमस है अपने सॉन्ग्स के लिए, अपने सोनेट्स के लिए, अपने सटायर व्यंग, अपने शायद 12 में है ना ऐसा, 12 की हिंदी में था, जनतंत्र का जन्म, तो उसमें व्यंग करता है, चिढ़ाता है, ठीक है, चिढ़ाता है कवि। तो जिस प्रकार से वहाँ चिढ़ाया जाता है उसी प्रकार से अगर चिढ़ाया जा रहा हो इंग्लिश में, वैसी कविताओं को हम लोग व्यंगात्मक कविता सटायर्स कहते हैं, ठीक है। सटायर अलेक्जेंडर पोप बड़े ही फेमस है, सटायरिस्ट है वो बहुत अच्छे, इसके लिए वो बड़े ही फेमस है। तो ये भी सटायर जान के लिए जाने जाते हैं। एंड द इल्गीज क्या होता है, शोक गीत है ये,
शोक गीत, जब हमसे कोई अपना बिछुड़ जाता है तो उसकी याद में जब हम रोते हुए कुछ कविताएं लिखते हैं उसको हम लोग एल्गीज कहेंगे। या कोई हमें छोड़कर चला जाता है, जैसे मिलिट्री लाइफ में ना, कोई फौजी हमसे जुदा हो गया, हमारा अपना भाई, अपना दोस्त, उसका अचानक से देहांत हो गया, अब हमसे वो कभी मिल नहीं पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया, तो उसकी याद में उसकी बातों को याद करके जो कविताएं लिखी जा रही होती है उसको एलिगीज कहते हैं। एलिजी वगैरह कुछ ऐसा अजीब नहीं पढ़ना है, इनको एलिगीज पढ़ना है, ठीक है। सरमॉन्स, धर्मोपदेश, धर्म का उपासना करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं अपनी कविताओं में। तो डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, सॉनेट्स, सटायर्स, एलिगीज एंड सरमॉन्स। जेन्युइन पोइटिक फीलिंग, मुख्य रूप से जो असल में जो कविता की फीलिंग होती है ना वो इनकी कविताओं में मिलती है। हार्ट मैटर्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी बनावटी, ठीक है। दरअसल ये ऐसे कवि हैं जो अपनी कविताओं में पोइटिक फीलिंग ला देते हैं और अपनी कविता इस प्रकार से कृत्रिम बनावटी कृत्रिम तरह का रूप दे देते हैं। इनकी कविताओं में है ना क्या है, विमिकल इमेज कैरेक्टराइज, विमिकल इमेज मतलब मनमौजी वाला बात, कैरेक्टराइज ऑल हिज पोइटिक क्रिएशन, उसकी जितनी भी कविताएं हैं उसमें बनावटी रूप भी रहता है, ठीक है, मनमौजी वाली बातें होती हैं, उसकी कविताओं में पोइटिक फीलिंग आता है। तो ये हमारे जॉन डन के कैरेक्टर। आपको मैं दो बातें और बताना चाहूँगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जन्म हुआ है इनका 22 जनवरी 1572 लंदन में और मृत्यु हुई है 31 मार्च 1631 में, सेम 31, ठीक है। ये मेटाफिजिकल पोइट है। इनका जन्म लंदन में हुआ और लंदन में तब हुआ जब लंदन में एंटी कैथोलिक माहौल था और इनका फैमिली काफ़ी प्रॉस्पेरस था, समृद्ध था और ट्रेडर्स था। इन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, लेकिन बाद में इन्हें बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। बाद में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, थियोलॉजी धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। इन्होंने 2 बार सैनिक अभियान में भाग लिए। इसके बाद इन्हें अपनी नौकरी को भी छोड़ना पड़ा। नौकरी छोड़ने का मुख्य कारण था इनका सीक्रेट किया हुआ विवाह। आप जानना नहीं चाहेंगे इन्होंने किससे विवाह किया? इनकी पत्नी का नाम है एनी मोर। क्या नाम है? एनी मोर। इनकी पत्नी का नाम है एनी। अब जिसके लिए इतना खतरा लिया इन्होंने, उनका नाम तो जान लें, एनी मोर। दरअसल अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एनी मोर की मृत्यु 1617 ईस्वी में हो गई, ठीक है। मात्र अपने पति के साथ ये 16 वर्ष की आयु को बिताई है और 16 वर्ष में इनके कुल 12 बच्चे थे, ठीक है। 12 बच्चे थे। 12वें बच्चे को जन्म देने के दौरान इनकी मौत हो गई। इनकी पत्नी थी वो, ठीक है, पत्नी थी। थोड़ा सा कंट्रोल देखिए। इनकी पत्नी का नाम है एनी मोर। 1617 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। 1617 में इनकी मृत्यु हुई। 16 वर्ष की इन्होंने अपने पति के साथ गुजारा है और उसमें इनके कुल 12 बच्चे थे। बहुत ही फेमस कवि है ये। सॉन्ग के लिए, सोनेट के लिए, सटायर के लिए, एलिगी के लिए, सरमन्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी कविताओं में पैशन होता है, पोइटिक फीलिंग होती है। इनकी कविताओं में स्ट्रेन, बनावटी रूप होते हैं, मनमौजी होता है, ठीक। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ थीम जानते हैं, कुछ वर्ड्स जानते हैं। बात कर लीजिए। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट यानी प्रियतम, प्रिय। मधुर शब्द का उच्चारण करते हुए कवि पुकारते हैं अपनी पत्नी को। ये कविता, आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में कि कवि ने ये कविता किसके लिए लिखा है? पत्नी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, खुद के लिए, ठीक है। एक है आपका अगला चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वहाँ भी यही क्वेश्चन आता है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन आता है। स्वीटेस्ट लव का यूज उसने अपनी पत्नी के लिए किया है। तो देखते हैं जॉन डन क्या कहते हैं। दरअसल ये कविता तब की है जब कवि किसी काम से यूरोप जा रहे थे और उसकी पत्नी वहाँ उसे जाने से रोकती है। रोकने का कारण क्या है? आपने पढ़ा कि कैथोलिक और एंटी कैथोलिक का प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ, ठीक है। तो पत्नी उसे वहाँ जाने से रोकती है। उसे शक होता है कि कहीं मेरे पति के साथ कोई अनहोनी ना घट जाए, फिर हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। पत्नी इस बात को लेकर थोड़ी सी चिंतित है, जायज़ है चिंता। तो
तो कवि अपनी पत्नी को अपनी कविता के अंदाज में समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरी प्रियतम मैं नहीं जा रहा हूँ, हे मेरी प्रियतम मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दी, मैं तुम्हें छोड़कर तुमसे उब गया हूँ इसलिए नहीं जा रहा हूँ। अभी जैसे कवि कह रही मैं जा नहीं रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, कुछ काम से जा रहा हूँ, वापस मैं आ जाऊँगा, ठीक है। और मैं वो जा जो रहा हूँ तो तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, तुमसे उब गया हूँ, ठीक है। वेरीनेस यानी उब गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और इसलिए भी नहीं जा रहा कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्रेम देगा, फिटर यानी बेटर, ठीक है। इसलिए भी नहीं जा रहा कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्रेम देगा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है ना। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है ना। इट इज़ बेस्ट, दैट मीन्स इट इज़ बेस्ट, इट इज़ बेस्ट, तो यह अच्छा है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने उस समय को सबसे मज़ेदार ढंग से खुशी से जीऊँ। एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं अपने उस पल को मज़ेदार ढंग से जीऊँ, खुशी से जीऊँ। दैट्स व्हाई आई फाइंड दैट टू डाई, ये रह कर मरने से, परेशान होकर मरने से तो अच्छा होगा, ठीक है। रह कर मरने से तो अच्छा है ना कि जब मरें तो मरना तो है ही सबको, तो हम उस पल को क्यों ना खुशी पूर्वक जिए, हर एक पल का आनंद लें। यस्ट नाइट, पिछली रात, द सन वेंट हैज, सूरज भी गया था, पिछली रात सूरज भी गया था, ये सूरज भी डूब गया था, पिछली रात ये सूरज भी गया था। एंड येट इज़ हेयर टुडे, और आज देखो फिर यही है। दरअसल ये कविता का बहुत पुराना अंदाज है। हर कवि अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए चांद तारों की तुलना करते हैं, ग्रहों की तुलना करते हैं, और इसी ग्रहों की तुलना को सुनकर लड़की या प्रेमिका या पत्नी अपने मन में उल्लास से भर जाती है, खुशियों से भर जाती है। शायद उन्हें मनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है ये, ठीक है। और लगभग हर एक कवि को ये तरीका मालूम होता है। इस कवि ने भी अपनी कविता में इसी का प्रयोग किया है। वो कहते हैं कि ये सूरज जो आज यहाँ है, कल ये भी गया था, डूब गया था, लेकिन आज फिर वापस से ये यहाँ आया है, ठीक है। हैथ मीन्स हैज, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, उसकी ना तो कोई इच्छा है, ना ही उसे कोई समझ है। नॉर हाफ तो शॉर्ट अवे, और न ही उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है। उसकी ना कोई इच्छा है, ना ही उसका कोई सेंस है, समझ है, ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है। देन फियर नॉट मी, तब मेरी चिंता तुम क्यों कर रही हो। जब उसके पास डिजायर नहीं है तब वो ऑन ड्यूटी प्रेजेंट हो चुका है सुबह सुबह, ठीक है। मेरी इच्छा तो तुम हो, मेरी डिजायर तो तुम हो, मेरा सेंस तो तुम हो, मेरा प्रेजेंट तुम हो, मेरा पास्ट तुम हो, मेरा फ्यूचर तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो। एक गाना भी है ना, रहने दीजिए, ठीक है। तो मेरा सब कुछ तुम हो, तो फिर तुम ये क्यों सोच रही हो कि मैं वापस नहीं आऊँगा। देन फियर नॉट मी, मेरी चिंता तुम मत करो, बिल्कुल ही मत करो। बट बिलीव, हाँ लेकिन भरोसा रखो, दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, कि मैं बहुत ही तीव्र यात्रा करूँगा, बहुत तेज़ी से जाऊँगा और बहुत तेज़ी से वापस आ जाऊँगा। ये चिंता तुम मत करो कि मेरा क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये भरोसा रखो कि मैं बहुत तेज़ी से जाऊँगा और बहुत तेज़ी से वापस आ जाऊँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स, ज़रूरत पड़े तो पंख भी लगा लूँगा। एंड सरप्राइज देन ही, और अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आधे रास्ते से मैं लौट आऊँगा, अपना काम छोड़ दूँगा, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं अपना काम छोड़ दूँगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस यूँ जाऊँगा और यूँ आऊँगा, ठीक है। ओह हाउ फेबल, कितना बेबस है ना, कितना कमज़ोर है ना। दरअसल मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कवि अपनी कविताओं में डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी का यूज करते थे, साइंस से जुड़े हुए तथ्य को रखते थे। तो इसने मानव के ऊपर उंगली उठाते हुए, मानव आविष्कार पर उंगली उठाते हुए कहते हैं, ओ हाउ फेबल, हाय कितना कमज़ोर है ना, मैंस पावर, मानव का शक्ति सामर्थ्य, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल,
यदि अच्छा समय बीत जाता है, ख़त्म हो जाता है, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, उसमें हम लोग अलग से कुछ पल जोड़ नहीं सकते। कितना बेबस है ना इंसान की शक्ति, इंसान का सामर्थ्य। अगर कोई अच्छा समय बीत जाता है तो हम उसमें अलग से कुछ समय को जोड़ नहीं सकते। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही बीते हुए समय को वापस ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बदकिस्मती आती है ना, जब बदकिस्मती आती है, एंड वी ज्वाइन, JOYNE, दैट मीन्स यू रीड हियर JOIN, ठीक है, एंड वी WE, दैट मीन्स WE, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। तो जब बदकिस्मती आती है तो हमें इसका सामना जो है अपनी सामर्थ्य के साथ, अपनी शक्ति के साथ करना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इससे हमें अपना क्या कहते हैं, आर्ट एंड लेंथ का यहाँ तात्पर्य हो जाएगा क्या, कि आपका जो कला है, आपका जो शक्ति है, आपका जो क्षमता है, आपका जो सहनशीलता है, ठीक है, वो जब भी आपके पास बदकिस्मती आती है, बुरे वक्त आते हैं, तो आपको पूरी शक्ति के साथ इसके सामने खड़ा होना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, और इससे अपने सामर्थ्य का पाठ पढ़ाना चाहिए। इट्स सेल्फ आर्स अस टू एडवांस, और इस प्रकार से यह हम पर मुसलसल हावी होते रहता है। अगर हम इसका सामना करते हैं तो यह अपने आप ही टल जाएगा, बीत जाएगा। अगर हम इसका सामना करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाते हैं, खुद को इस योग्य नहीं बना पाते हैं, खुद को सक्षम नहीं बना पाते हैं, तो मुसलसल यह हम पर हावी होते रह जाता है, ठीक है। When thou sightest, thou sightest no not wind, but sights my soul away। जब तुम विलाप करती हो, सिसकियाँ भर भर कर रोती हो, दरअसल जब आप शुरुआत में रोते हैं ना 2-4 मिनट बच्चों की तरह, तो टें टें आवाज़ निकलती है या आप क्रंदन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब यही रोना, यही विलाप लंबे समय तक चलता है, जब आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है और झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए आप रोते हैं, तो आप तब रो नहीं पाते, बस सिसकियाँ उठते, ठीक है। तो इस प्रकार की सिसकियाँ भर रही है उसकी पत्नी, और तब कभी कहते हैं कि जब तुम इस प्रकार से विलाप करती हो, तो तुम जब सांसें लेती हो, तब मेरी सांसें कम होती जाती, घटती जाती है, ठीक है। लगता है मेरा प्राण छूट रहा है। अपनी पत्नी के क्रंदन को फील करते हुए, उस दूरी का एहसास करते हुए, उस आंसू को फील करते हुए कभी कहना चाह रहे हैं, जब तुम सिसकियाँ लेती हो, तब मेरी सांसें घटती जाती है, मेरी सिसकियाँ, मेरी सांसें कम होती जाती हैं। When thou weepest unkindly kind, जब तुम अनचाहे ढंग से रोती हो, जिस प्रकार से नहीं रोना चाहिए उस प्रकार से विलाप करती हो, रोती हो, काफ़ी परेशान होती हो रो कर, ठीक है। My life's blood doth decay, जब दूरियाँ होती हैं ना एक प्रेमी युगल की, तो उस वक्त जो दूरी का एहसास होता है, उस एहसास का फील करते हुए कभी कह रहे हैं कि जब तुम रोती हो तो तुम्हारे आंसू को देखकर मुझे कुछ अलग सा एहसास होता है, लगता है मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, मेरा शरीर का खून एकदम कम होता जा रहा है। ब्लड प्रेशर लाव कहते हैं ना उसको साइंस में, ठीक है। उस प्रकार से मेरा पूरा ब्लड प्रेशर लाव होता जा रहा है। इट कांट बी, या इट कैनॉट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए कभी यहाँ पर एक टोन चेंज करते हैं, अचानक से वो इंटरेस्ट ले आते हैं, अपनी पत्नी के दुख को फील भी किए और अचानक से उसे समझाते हुए एक अलग पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इट कैनॉट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर तुम दुखी हो रही हो तो मुझे दुख होता है, तुम सिसकियाँ लेती हो तो मेरी सांसें घटती है, यदि तुम रोती हो तो मेरा खून ठंडा पड़ता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दैट thou lovest me, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो, यहाँ लवेस्ट एपोस्ट्रोफी ST लिखा है, यहाँ लव होगा, ठीक है। दैट thou lovest me, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो, as thou sayest, जैसा तुमने कहा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हो। इफ इन thine, यदि ऐसा है, my life the best, thou art the best of me, यदि ऐसा है कि मैं अपना ज़िंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद कर दूं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें ये सहन होगा, तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि मेरा पूरा ज़िंदगी तुम्हारे लिए इस तरह से बर्बाद हो गया है,
फिर देखिए, लेट नॉट दाई डिवाइन हर्ट, अपने दिल को ऐसा सोचने का इजाज़त मत दो। अब कभी भावुक हो रहे हैं खुद में, अपने दिल को ऐसा सोचने का इजाज़त बिल्कुल ही मत दो। फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कोई दुर्भाग्य की बातें मत सोचो, मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो, ठीक है। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, सोचो। सबसे पहले कभी रोक रहे हैं कि मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो, मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचो। फिर कभी अचानक कहते हैं सोचो, यदि तुमने जो सोचा है मेरे बारे में गलत, मेरे बारे में बुरा, अगर ऐसा हो गया, डेस्टिनी ने अपना पार्ट निभाया, अपना किरदार निभा दिया, भाग्य ने वो कर दिया जो तुमने सोचा है, ठीक है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा शक, तुम्हारा भय पूरा हो गया। बट थिंक दैट वी, तो सोचो हमारा क्या होगा। हमारा से तात्पर्य मेरा, तुम्हारा, हमारे बच्चों का क्या होगा। यदि मुझे कुछ हो जाता है जैसा तुम सोच रही हो, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। इसलिए अपने दिल को ऐसा बुरा ख्याल सोचने का इजाज़त मत दो, खुश रहा करो। तुमसे दूर जाने के बाद दुख तो मुझे भी होगा, दुख मैं भी बर्दाश्त करूँगा, लेकिन उसे इजहार मत करो, दिल में कोई बुरे ख्वाब मत आने दो। तुम मेरी ताकत हो, मेरा सामर्थ्य हो, मेरी शक्ति हो, ठीक है। मेरे बारे में अच्छा सोचो, मुझे सराहो, मुझे खुशी खुशी विदा करो, ताकि मैं खुशी खुशी सही सलामत लौट कर आ पाऊँ। मेरे बारे में बुरा मत सोचो, यदि कुछ तुमने बुरा सोचा और नियति ने अपना खेल खेल दिया, तो सोचो क्या होगा, हमारा क्या होगा। आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, अगर सोचना ही है तो ये सोचो ना कि एक बिस्तर पर तुम भी सोए हुए हो, हम भी सोए हुए हैं, बस क्या है कि टर्न्ड है, हम लोग असाइड, अलग अलग तरफ है। तुम उस ओर चेहरा करके सोई हुई हो और मैं इस ओर चेहरा करके सोया हुआ हूँ, कि हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। देन दे हु वन अनदर कीप, और तब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी। अलाइव नेवर पार्टेड बी, तो हमारे बीच कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति एक दूसरे से अंतरात्मा का प्रेम करते हैं, ठीक है, सदी सदी का प्रेम करते हैं, आपस में कभी जुदा हो ना होने वाला प्रेम करते हैं, जो एक दूसरे के लिए प्रेम करते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के मनोभाव से प्रेम करते हैं, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के यादों में होते हैं। एक सच्चा प्रेमी युगल कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। वर्ष बीतते हैं, समय बीतता है, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं होता, वो कभी जुदा नहीं होते। तुमने पास रहने वाला प्रेम तो मेरा देखा है, थोड़ा दूर रहकर प्रेम किया जाने वाला एहसास भी करो, ठीक है। हम दोनों जब अलग होते हैं तब प्रेम क्या होता है, इस बात का एहसास करो। और पता है एक बात आपको, कि कोई आपका बहुत प्रिय है, जिसके बारे में आप हमेशा अच्छा सोच रहे हैं, और उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। एक खबर आई, फ़ोन कॉल आया कि हाँ हेलो, तुम्हारे दोस्त के पिताजी का देहांत हो गया है, या तुम्हारा दोस्त इस बार बोर्ड एग्जाम में फ़ेल हो गया है, तो जिससे आपको उम्मीदें होती है और वो आपकी उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरता, तो इस बात का आपको काफ़ी दुख होता है। आपने भी अपने लाइफ में ऐसा दुख फील किया होगा। पर अचानक से जब ये कॉल आता है कि अरे अरे गलत हो गया यार, तुम्हारा दोस्त नहीं था वो, ठीक है, तुम्हारे दोस्त के पड़ोसी के पिताजी का देहांत हुआ है, और फेल तुम्हारा दोस्त नहीं किया है, ठीक है, वो तुम्हारे दोस्त के चचेरे भाई जो हैं वो फेल किए हैं, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त इस बार का टॉपर है। तब की खुशी को आपने कभी फील किया कि तब कौन सी खुशी होगी? मतलब आप जिसके बारे में हित चाहते हैं, उसका अहित ना होकर उसका हित हुआ हो, तो आपकी खुशी दुगुनी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने पहले उसका बुरा सुना, फिर उसका अच्छा सुना, तो आपकी खुशी का रेट दुगुना हो जाता है, आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। कभी उस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि तुमने सदैव मेरे पास रह के मेरा प्रेम देखा है, थोड़ा दूर जाकर भी प्रेम का एहसास करो, ठीक है, फील करो कि वो प्रेम होता क्या है। और कभी भी बुरा मत सोचो अपने प्रेमी के बारे में, अपने पति के बारे में, क्योंकि अगर नियति ने तुम्हारा साथ दे दिया तो फिर बहुत ही बुरा होगा। तो इस प्रकार से कवि अपनी पत्नी को मनाते हैं। इस कविता का आपको समरी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट किया हुआ मैंने टाइप किया है ऑलरेडी, आपको स्क्रीन वीडियो के साथ मिल जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 12 के बोर्ड में समरी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।